आपको याद होगा मैंने हनी बी के बारे में थोड़ा सा समझाया था। हनी बी, हाँ, उसके अंदर हमने देखा जो मेल ड्रोन होता है वो एक्चुअली हैप्लॉइड होता है। वो कैसा होता है? हैप्लॉइड एन, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है 16। और जो क्वीन होती है, जो वर्कर होते हैं, ये सभी डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड। और इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक्चुअली डिप्लॉइड है 2n है, इनके पास होते हैं 32 क्रोमोसोम। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं सोचा कि आपको थोड़ा डिस्कस कर लूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि हनी बी के अंदर किसी भी हनी बी का जो मेल होता है उस मेल का कोई भी सन नहीं होता, कोई भी सन नहीं होता, लेकिन उस मेल का ग्रांड सन होता है। ये होता है, किसी भी हनी बी में मेल का कोई भी पुत्र नहीं होता, लेकिन पुत्र का पुत्र जरूर होता है। इसको थोड़ा उल्टा भी कई बार कहते हैं, किसी भी मेल हनी बी का फादर नहीं होता, लेकिन नाना जी होते हैं। ऐसा करके एक सवाल है, थोड़ा आपको हंसी आई होगी क्या सवाल है सर, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश जब आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली देखिए, ये मान लीजिए एक फीमेल है, ये मान लीजिए फीमेल है, क्वीन है, और ये मेल है, ठीक है। अब इसने जो अंडे दिए, उन अंडों में आधे अंडे इस मेल से फर्टिलाइज हो गए, और ये जो अंडे हैं ये आपके बन गए या तो क्वीन या फिर वर्कर। समझ में आया? और ये जो अंडे हैं जिनमें मेल का कोई रोल नहीं है, ये केवल इस क्वीन के अंडे हैं, ये इसके बनेंगे मेल। अब आप बताइए, क्या इन मेल का कोई फादर है? नहीं, फादर का तो कोई रोल नहीं। फादर ने तो जो भी बनाया वो या तो क्वीन बनाया या वर्कर बनाया। इस मेल का कोई भी फादर तो नहीं है, ये तो अनफर्टिलाइज्ड है, केवल और केवल फीमेल के एग से ही कन्वर्ट हुए हैं, पार्थेनोजेनेसिस से ये कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। अब इनके अंदर अगर हम इस क्वीन की बात करते हैं, इस क्वीन ने भी अंडे दिए, इस क्वीन ने अंडे दिए। अब इनमें से ये वाले जो अंडे हैं वो मेल बन गए, ये मेल बन गए। और ये अंडे, सपोज कोई एक और मेल है, ये उसका, यहां पर अगर हम बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये क्वीन और वर्कर बन गए, फर्टिलाइज्ड एग, क्वीन और वर्कर बन गए। अब इस मेल की बात करो, देखो इस मेल का क्या ये फादर है? नो, ये तो इस क्वीन के केवल अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, इस मेल का कोई भी फादर नहीं है। फादर जिसका था वो तो या तो क्वीन बना या वो वर्कर बना, ठीक है। इस मेल का कोई भी फादर नहीं है, लेकिन इस मेल का ग्रैंड फादर है, क्योंकि इस क्वीन को बनाने वाला फादर ये मौजूद है। इस क्वीन को किसने बनाया? इस फादर ने बनाया। तो इसका जो मदर है, इस मेल की जो मदर है, उस मदर के पिताजी जरूर हैं, लेकिन इस मेल का कोई भी फादर नहीं है। ऐसा करके थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सवाल था, मुझे लगा थोड़ा डिस्कस कर लूं, आपको समझा दिया, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2, और हमारा चैप्टर 2 रिलेटेड है प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना। तो ये बात तो क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो प्लांट के द्वारा दो टाइप के गैमीट बनाए जाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और ये गैमीट जब बन जाएंगे तो फ्यूज होंगे, बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनाएगा नया प्लांट। ये कहानी तो हमको समझ में आई गई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनाए जाते हैं, और गैमीट के बाद
उनका फ्यूजन होता है। मतलब ये है आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे पहले तो, फिर जब गैमीट बन जाएंगे गैमीट ट्रांसफर भी होंगे, गैमीट ट्रांसफर होंगे, बाद में फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट भी बन जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस भी होगा, बेबी प्लांट बनेगा। ये इधर का आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर सही ढंग से समझना है तो हमको एक हायर प्लांट लेना पड़ेगा, और हमारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना। और एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट जिनमें फ्लावर डेवलप होते हैं। फ्लोरिंग प्लांट ही एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट है। तो मोस्ट एडवांस प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया तो बाकी सब में आ जाएगा। ऐसे ही जब हम एनिमल की बात करेंगे तो सबसे एडवांस कौन है? ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन समझ जाएंगे तो हमको बाकी एनिमल का भी कंसेप्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी वैरायटी बहुत छोटे प्लांट से लेके बहुत बड़े बड़े प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि फूल देने वाला सबसे छोटा पौधा कौन सा है? वोल्फिया। हमने पढ़ा था पहले। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है। और सबसे बड़ा क्या है? यूकैलिप्टस। बहुत बड़ा होता है, काफी उसमें फूल आते हैं, यूकैलिप्टस। तो ये तो एक जनरल बात थी। हमको तो ये देखना है चाहे प्लांट छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको समझना है तो हमको उसका फ्लावर समझना पड़ेगा। फ्लावर, क्योंकि फ्लावर ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर ही वो पार्ट है जहां गैमीट बनाए जाते हैं। बाकी अगर प्लांट की हम बात करते हैं, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसका रूट, ये सब क्या है? ये इसके वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट है। तो हमको तो रिप्रोडक्टिव पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। एक्चुअली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लावर में क्या होता है, कैसे होता है, और वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है। तो इसके लिए फ्लावर को समझना होगा। हमने क्लास 10th में फ्लावर भी समझा। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा आप समझिए। फ्लावर अपने आप में एक मॉडिफाइड शूट होता है, और इस शूट का आगे वाला टर्मिनल पार्ट थोड़ा सा स्वेलन फूला हुआ होता है। अब चूंकि ये शूट है इसलिए इस पर नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। हाँ, और यहाँ ये नोड इंटरनोड से एक्चुअली कुछ लीफ लाइक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर डेवलप हो रही हैं। हाँ, और फिर कुछ ये इस तरह की बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे नोड है। इस फूले हुए पार्ट को हम थैलेमस बोल देते हैं, थैलेमस। और ये जो छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर है इनको हमने सीपल बोला था। ये बड़ी बड़ी जो आ रही हैं इनको हमने पीटल बोला था। और यहाँ से कुछ इस तरह के ये छोटे छोटे पार्ट निकल रहे हैं जिनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, और बाद में कुछ इस तरह के पार्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जनरल फ्लावर का डायग्राम हो गया। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। हमने कैलिक्स की बात किया, कंप्लीट रिंग ऑफ द सीपल, उसको हमने कैलिक्स बोला था क्लास 11th में। कंप्लीट रिंग ऑफ द पीटल्स, उसको हमने कोरोला बोला था। यहाँ पे हमको तो इन रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझना है। एक्चुअली ये तो एसेसरीज पार्ट है, ये केवल सहायक है, हेल्पिंग करते हैं, एक्चुअल में गैमीट नहीं बनाते। सीपल और पीटल का गैमीट बनाने में कोई रोल नहीं है, लेकिन फ्लावर के पार्ट तो हैं। तो सीपल पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपका पीटल हो गया। इसमें जो गैमीट बनाने वाले पार्ट है, ये वाले जो मैंने बनाए स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली मेल गैमीट बनाने वाले पार्ट है, जिनकी संख्या एक फ्लावर में कई सारी हो सकती है। कंप्लीट इनको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। आपको नाम याद रहा होगा, आई थिंक, एंड्रोशियम। ठीक है। तो एंड्रोशियम की हर एक यूनिट को क्या बोलते हैं? एक यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं। ऐसे ही एक फ्लावर में फीमेल पार्ट भी कई सारे हो सकते हैं जिनको हम गाइनोशियम बोलते हैं। और गाइनोशियम की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? या तो पिस्टिल बोलते हैं या फिर हम कार्पल भी कह सकते हैं, पिस्टिल या कार्पल।
तो एक्चुअली ये फ्लावर मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि फ्लावर ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर ये जो दो पार्ट हैं आपके पिस्टिल और या फिर कार्पल कहते हैं, और जो स्टेमन है, इनके द्वारा ही गैमीट बनाए जाते हैं। स्टेमन के द्वारा मेल गैमीट बनेंगे और पिस्टिल या कार्पल के द्वारा फीमेल गैमीट बनते हैं। तो इसलिए हमको इन पार्ट को थोड़ा डिटेल में डीप में जाके समझना होगा। देखिए फ्लावर का रेंज, वैरायटी, शेप, साइज, कलर बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। हर स्पीसीज का फ्लावर दूसरी स्पीसीज के फ्लावर से अलग होता है। उनके अंदर नंबर ऑफ सीपल, नंबर ऑफ पीटल, नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ गाइनोशियम, पोजीशन, लेंथ, साइज, हाइट, कलर, एवरीथिंग बहुत अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। बहुत सारे फ्लावर हमें अट्रैक्ट करते हैं, उनमें स्मेल होती है, इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। सेंट, परफ्यूम, ये सब हम फूलों से बनाते हैं। गुलाब जल का नाम याद आ रहा होगा। बहुत सारे फ्लावर हमारे पूजा करने के काम आते हैं। बहुत सारे इमोशन शो करते हैं हम फ्लावर की मदद से। फ्लावर का जो खेती करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कुछ किसान हैं वो गेहूं, चावल, सरसों पैदा करने की बजाय फूलों की खेती करते हैं, क्योंकि फूल भी बहुत बिकते हैं मार्केट में, उनसे परफ्यूम वगैरह भी बनता है। तो फूलों की खेती करने को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये शब्द भी मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ science in the branch of biology in which we study to about the culture of flower, floriculture। ठीक है, अब चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमको प्रिपरेशन करना है गैमीट बनाने की, तो हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या करना होता है? गैमीटोजेनेसिस करना होगा। गैमीटोजेनेसिस, मेल को मेल गैमीट बनाना होगा, फीमेल को फीमेल गैमीट बनाना होगा। और जब गैमीट बन जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे गैमीट ट्रांसफर की, कि कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट पर ट्रांसफर होता है। हम बात करेंगे केवल एंजियोस्पर्म प्लांट की। हम बात करेंगे ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर में गैमीटोजेनेसिस समझना है। एक फ्लावर में गैमीटोजेनेसिस कौन बनाएगा? थोड़ा सा जब हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो मेल गैमीट जो है वो बनाने का काम स्टेमन का है, और फीमेल गैमीट कहीं ना कहीं जिस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देंगे बनते हुए हमको, वो काम हमारा पिस्टिल करेगा। एक्चुअली अभी हम ज्यादा डीप में और डिटेल में नहीं गए, केवल इन दो पार्ट को थोड़ा समझते हैं। स्टेमन कैसा होता है? स्टेमन की अगर हम बात करें तो उसमें एक इस तरह की एक डंडी है और यहाँ पर एक छोटा सा थैला लगा होता है जिसके दो पार्ट हमको दिखाई देते हैं। तो इस कंप्लीट यूनिट को तो हमने नाम दिया स्टेमन। और एक फ्लावर में कंप्लीट जितने भी स्टेमन होते हैं, कंप्लीट रिंग ऑफ द स्टेमन, उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम की हर एक यूनिट स्टेमन कहलाती है। इसका जो ये पार्ट है डंडी जैसा, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर थैला जैसा लगा है इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर अपने आप में ये स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर बनेंगे हमारे पोलन ग्रेन। एक्चुअली पोलन ग्रेन क्या है ये सब मैं आपको अभी समझाऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल मैंने दो पार्ट आपको समझाए। चलिए जल्दी से पिस्टिल को भी समझते हैं। पिस्टिल के अंदर इस तरह का पार्ट आपको देखने को मिलता है। नीचे एक फूला हुआ सा इस तरह का पार्ट होता है। एक पिस्टिल को अगर हम बात करें तो इसके तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। नीचे जो फूला हुआ पार्ट है वो ओवेरी कहलाता है। ये जो डंडी वाला पार्ट है जो हवा में स्टाइल मारता रहता है, हिलता रहता है, डुलता रहता है, इसको हम स्टाइल ही बोलते हैं। और ये जो ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो एक पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ध्यान देना ये लंबी जो डंडी वाला पार्ट है ये स्टाइल है, स्टाइल। थोड़ा सा डांस करना है, इसको हिलना है, डुलना है, थोड़ा याद रखना है। तो इस तरह से मैंने जनरल आपको बात किया। हमको तो सीधा सीधा समझना है गैमीटोजेनेसिस।
तो भाई अब इनमें से पहले ऐसा करते हैं, इस मेल पार्ट को देखते इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। फिर बाद में जब ये समझ में आ जाएगा फिर हम बात करेंगे इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो आज का टॉपिक अगर इतना भी हम कवर करते हैं कि एक स्टेमन के अंदर आखिर कैसे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, कैसे मेल गैमेट बनते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, ये हमको कंप्लीट समझना है। ठीक है, थोड़ा सा तो यहाँ पर अगर हमको मेल गैमेटोजेनेसिस समझना है तो उसके लिए हमको वो स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी जहाँ पे बनेंगे। तो अगर मैं ये बात करूँ आपको, इस तरह का ये जो एक स्टेमन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दो लोब आपको दिखाई दे रही हैं, दो थैले से हैं जो आपस में चिपके हुए हैं और बीच में एक डंडी सी निकल रही है। इसको हम बोलते हैं लोब और इसको भी हम बोलते हैं लोब। एक एंथर की अगर हम बात करते हैं तो एक एंथर में दो लोब होती हैं, इसलिए हम इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक एंथर की स्ट्रक्चर, चाहे वो एंथर कोई भी स्पीसीज का हो, जनरली हमको वो बाइलोब्ड ही दिखाई देता है। ठीक है, ये थोड़ा इलोंगेटेड लंबा टाइप का है। जब हमने इसको यहां से ऐसे काट के देखा, ये एक स्लाइड पे हमने इसको काट के देखा तो कैसा दिखेगा ये हमको। जब हमने इसको काट के देखा तो ये जो एक लोब है ये भी वाकई में कुछ इस तरह से थी, और ये जो दूसरी लोब है वो भी वाकई में कुछ इस तरह से थी। एक्चुअली थोड़ा सा इसको सही ढंग से डायग्राम बनाए तो ये कहीं ना कहीं हमको इस तरह का दिखाई देता है। इर्रेगुलर शेप दिखती है, टेट्राहेड्रल शेप में दिखता है। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ऐसे चौकोर जैसा शेप हमको दिखाई देता है। तो ये अगर मैं बात करता हूं दैट इज वन लोब, और ये मैं बात करता हूं दैट इज अनदर वन लोब। ठीक है, और चूंकि जब हमने इसको काट के देखा तो इसके अंदर कुछ होलो पोर्शन दिखाई दिया। एक छोटा सा ऐसे लग रहा है जैसे कुछ यहाँ पे एक कमरा है, एक चैम्बर है, एक छोटा सा। तो यहाँ पर हमने देखा तो हर लोब के अंदर, एक्चुअली ये अपने आप में एक लोब है, ये अपने आप में एक लोब है। हर लोब के अंदर देखा तो दो छोटे छोटे चैम्बर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक चैम्बर यहाँ है, एक चैम्बर यहाँ है, अंदर से खोखला है, थोड़ा सा स्पेस है इसके अंदर। तो इन लोब को हमने नाम दे दिया, एक्चुअली इस ये जो पूरा एक लोब था, इस लोब के दो पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। इसको नाम दे दिया थीका और इसको भी नाम दे दिया थीका। ठीक है, थीका। इधर अगर इसके दो पार्ट करते तो ऊपर का एक थीका हो गया और नीचे का एक थीका हो गया। हर लोब में दो थीका होते हैं। हर लोब में कितने थीका होते हैं? दो थीका। इसलिए इसको हम डाईथीकस भी बोलते हैं। डाई मतलब दो, थीकस हमारे जो हर एक लोब होती है, हर लोब में दो थीका मिलते हैं। टोटल अगर बात करते तो एक एंथर के अंदर हमको 4 थीका दिखाई देते हैं। थीका मतलब एक कंप्लीट ये जो पार्ट है, ये जो पूरा सेगमेंट है, इसको हमने थीका नाम दिया है। और इसके अंदर ये जो कमरा है, जो आपको चेंबर सा दिखाई दे रहा है, ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, एक थीका में जो आपको ये चेंबर, ये कमरा सा दिखाई दे रहा है, इस कमरे को हम बोलते हैं, इस कमरे पोलन सैक। इसको क्या नाम दिया? पोलन सैक। एक एंथर में टोटल कितने पोलन सैक होते हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे तो 4 पोलन सैक होते हैं। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ये अपने आप में जो एक कमरा है, इसको बोलते हैं पोलन सैक। सैक मतलब थैला। पोलन इसी थैले के अंदर बनने वाले हैं, इस थैले के अंदर बनने वाले हैं। इसका मतलब इसके अंदर अगर पोलन ग्रेन बनेंगे तो यहां पर कुछ सेल होंगी जिनमें पोलन ग्रेन बनाने की पावर होगी। इसके अंदर कुछ वो सेल होंगी जिनमें पोलन ग्रेन बनाने की पावर होगी। हर एक पोलन सैक के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल अभी मौजूद हैं इसके अंदर।
क्योंकि पूरा फ्लावर ही डिप्लॉयड सेल से बना है, 2n सेल से, पूरा पौधा, पूरा प्लांट ही डिप्लॉयड सेल से बना है। क्योंकि प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट प्लांट है। ध्यान देना, एंजियोस्पर्म प्लांट जो प्लांट है वो पूरा प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस प्लांट इज डिप्लॉयड। इसका मतलब ये पूरा जो एंथर है, इस एंथर की हर सेल डिप्लॉयड है। इस एंथर का हर थीका डिप्लॉयड सेल से बना है। इवन हर पोलन सैक के अंदर जो टिश्यू है, जो ग्रुप ऑफ सेल है, वो सेल भी आपके डिप्लॉयड सेल ही होती हैं। समझ में आया बात? स्पोरोफाइट प्लांट है तो अभी इसमें जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक ये हैप्लॉइड कुछ नहीं बनेगा। अभी शुरुआत है, यंग एंथर है, अभी जस्ट अभी बन रहा है। इसलिए शुरुआत में हर पोलन सैक के अंदर जो भी सेल मौजूद हैं वो सब के सब डिप्लॉयड सेल हैं। और इस ग्रुप ऑफ सेल को, इस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि स्पोरोफाइट प्लांट कैन प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर ही बनाता है। और ये वो सेल हैं जो मेल स्पोर बनाने वाली हैं। गैमीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी स्पोर की बात कर रहा हूं। यहां पर स्पोर बनाने वाली मदर सेल हैं। ये वो सेल हैं जो स्पोर बनाएंगी। अभी ये डिप्लॉयड सेल हैं और जब ये स्पोर बनाएंगी तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा, मतलब यहां मियोसिस डिवीजन होगा। शुरुआत में हर सेल डिप्लॉयड है इसके अंदर, स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर। स्पोरोजीनस टिश्यू कहां मौजूद है, ये पोलन सैक में मौजूद है। एक्चुअली आप उस सैक को, जो अभी पोलन सैक बोल रहे, पोलन सैक कहना भी अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये छोटा सा कमरा, चूंकि इसके अंदर स्पोर बन रहे, इसलिए इसको स्पोरेंजिया कहना बहुत सही होगा। इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस स्पोर। तो स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर स्पोर किस स्ट्रक्चर में बनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। स्पोरेंजिया अपने आप में क्या है, स्पोरेंजिया अपने आप में वो पोलन सैक है जो हर एक थीका के अंदर पाई जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमको क्लास 11 थोड़ा सा भी याद है तो मेल स्पोर अलग होते हैं, फीमेल स्पोर अलग होते हैं एडवांस प्लांट में। मेल स्पोर अलग हैं, फीमेल स्पोर अलग हैं। तो आप समझिए इसको कि हायर प्लांट में मेल स्पोर अलग होता है, फीमेल स्पोर अलग होता है। और क्लास 11th में मैंने इतना आपको जरूर समझाया था कि जो मेल स्पोर होता है, मेल स्पोर जो होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। अब याद आ गया होगा। और जो फीमेल स्पोर होता है, जो फीमेल स्पोर होता है उसे हम बोलते हैं मेगा स्पोर। ये शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। मेगा हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा और माइक्रो हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल होगा। तो अभी हमारा जो इसके अंदर ये जो स्पोर बनाने वाला टिश्यू है, आप समझिए इस टिश्यू के द्वारा क्या बनाए जाएंगे, मेल स्पोर बनाए जाएंगे ना। मेल स्पोर बनेंगे तो मेल स्पोर बनेंगे, इसका मतलब माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर किस स्पोरेंजिया में बनेंगे, इस पोलन सैक को हम क्या कह सकते, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपका दिमाग एकदम समझ गया। एक्चुअली अब मैं ये कह सकता हूं कि हर एक एंथर के अंदर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, हर एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं।
और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू, ये टिश्यू अभी फिलहाल डिप्लॉयड सेल से बना है, लेकिन इसकी हर सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस स्पोरोजीनस टिश्यू हैव द पावर ऑफ मियोसिस, इसका मतलब इन सभी सेल को हम मियोसाइट सेल भी कह सकते हैं। चूंकि ये पोलन ग्रेन बनाएंगी, मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉइड सेल बनाएंगी, हर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन, एक्चुअली पोलन ग्रेन क्या है? यही तो माइक्रोस्पोर हैं। पोलन ग्रेन ही अपने आप में माइक्रोस्पोर है। ये पोलन सैक क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे, इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे। इसको मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोला? क्योंकि पोलन ग्रेन अपने आप में माइक्रोस्पोर हैं, इसलिए आप इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर कौन बनाएगा? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा। थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? ये मैं बाद में समझाऊंगा कैसे कैसे क्या बनेगा। फिलहाल क्यों ना हम इस पार्ट का एक फोटो देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि ये कैसा दिखता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन कैसा दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक डायग्राम है जो 3 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये आपका हो गया इस तरह से एक कंप्लीट एंथर का कट। ठीक है, ये जो हमने इस तरह का जो पार्ट था, इसको यहां से काट के देखा तो ऐसा दिखेगा ये। और इसके अंदर ये 4 चेंबर आपको दिखाई देंगे। हर चेंबर अपने आप में पोलन सैक बोलो या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखूं तो ये कैसा दिखेगा? एक्चुअली यहां पर ये आउटर मोस्ट लेयर ये आपको दिखाई देंगी। चलिए हम इसका एक फोटो बनाते हैं इस तरह से। ये आउटर मोस्ट लेयर में बना रहा हूं। ठीक है, ये सबसे पहले ये आपको दिखाई देंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं, आपको थोड़ा सावधानी से बनाना है जब एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट सिंगल सेल थिक वाली जो लेयर है, ये आपकी कहलाती है एपिडर्मिस। ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। देखिए, प्लांट के कोई भी पार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमेशा एपिडर्मिस होती है। चाहे हम लीफ की बात करें, चाहे हम रूट की बात करें, चाहे हम स्टेम की बात करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस ही बोलते हैं। और जो एनिमल होते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिथीलियम कहते हैं। ठीक है, वो एक कंसेप्ट था, मैंने समझा दिया। अब देखिए, इसके अंदर क्यों ना मैं ये वाला पार्ट बना दूं सबसे पहले अंदर यहां पर, ताकि मुझे सब कुछ क्लेरिफाई रहे। तो यहां पर अंदर ये एक सबसे इनरमोस्ट लेयर इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये कुछ अलग एक लेयर है, ये मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके दिखाई। ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है वो मैंने यहां पे आपको बना के दिखाई। ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं टेपिटम। इसको क्या बोलते हैं? टेपिटम। इन चारों लेयर, यहां पे 4 लेयर देखने को मिलेंगे, इनका नाम आपको याद रखना है। ये टेपिटम। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे कुछ अलग सी सेल आपको दिखाई देती है, वो भी एक सिंगल सेल थिक सेल होती है। आपको थोड़ा ऐसे बनाना है कि वो लेयर आपको अलग से शो हो जाए कि ये कुछ अलग लेयर है। एपिडर्मिस के नीचे इस तरह की एक सिंगल सेल थिकनेस एक मैं लेयर बना रहा हूं, और इस लेयर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेयर का नाम हो जाएगा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। याद हो गया? 3 लेयर तो मैंने बता दिया।
सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, सबसे अंदर टेपिटम। अब यहां बीच में क्या है, यहां पे बहुत सारी लेयर हैं यहां पर। अब ये मल्टी लेयर है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल है, यहां 2-3 लेयर इस तरह की ये मौजूद है। इन सब लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। इनको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। तो किसी भी स्पोरेंजिया की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, अगर बाहर से अंदर की तरफ हम लेयर को देखते हैं तो यहां पर जब माइक्रोस्कोप में इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको 4 तरह की सेल, 4 तरह की लेयर यहां पर दिखाई देती हैं। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, फिर होती है मिडिल लेयर्स। एक्चुअली लेयर्स बोलता हूं तो ज्यादा ठीक है क्योंकि ये 3-4 लेयर हो सकती हैं। और टेपिटम सिंगल लेयर होती है, सबसे अंदर होती है। ये क्या है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया ही तो है। माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर हम बात कर रहे हैं, ये हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जहां पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जब कभी भी आपसे ये एनाटॉमी पूछा जाए तो आपको इस तरह का एक डायग्राम जरूर शो करना है, बनाना है अपने ढंग से। बुक में भी डायग्राम एक दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि इन लेयर के नाम क्या है, मतलब फंक्शन क्या है। तो ये जो बाहर की तीनों लेयर हैं, इन तीनों लेयर का एक कॉमन काम तो है प्रोटेक्शन करना, क्योंकि अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, उनकी सुरक्षा होना जरूरी है। इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, इनकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन करती है तीनों लेयर। खास तौर पे ये तो आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन बिल्कुल इसका मेन फंक्शन है ही है। एंडोथीसियम का एक फंक्शन थोड़ा याद रखो, ये जब एंथर पक जाता है, ये जब फुली मैच्योर हो जाता है और वो डिहाइड्रेट होने लगता है, उसका पानी सूखने लगता है, तो फिर वो चटकता है, टूटता है, ताकि अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो हवा में बिखर जाएं। तो ये जो एंडोथीसियम है, ये सबसे पहले उसको ब्रेक करने के लिए, एंथर को तोड़ने का ये काम करता है। इसको बोलते हैं हम डेहिसेंस ऑफ एंथर। एक शब्द थोड़ा सा बायोलॉजी में दिया है, डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब तोड़ना, चटकना, फटना। एंथर के डेहिसेंस के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, एंडोथीसियम। मिडिल लेयर जस्ट नॉर्मल है। टेपिटम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेपिटम लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर है जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये टेपिटम बहुत काम करती है। एक्चुअली इसके अंदर आप देखेंगे तो स्पोरोजीनस टिश्यू है और इसकी हर सेल मियोसिस डिवीजन करेगी और पोलन ग्रेन बनाएगी। ये क्या है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इनको लगातार एनर्जी और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, इसलिए ये टेपिटम अपनी दीवारों से लगातार चिपचिपा सा फ्लूइड और केमिकल इनके ऊपर टपकाता रहता है। लगातार कुछ ना कुछ टपकता रहेगा इनके ऊपर। तो जो भी वो फ्लूइड इनके ऊपर टपक रहा है, एक्चुअली उसमें न्यूट्रिशन होता है। उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। हम कह सकते हैं कि ये स्पोरोजीनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। टेपिटम लेयर का मेन फंक्शन क्या है, इट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। इनको न्यूट्रिशन देता है। साथ ही साथ जब ये स्पोर बनेंगे और इनके ऊपर कुछ केमिकल जब गिरेंगे, चिपकेंगे, तो ये बाहर का एक चिपचिपा सा कवरिंग बना देगा हर पोलन ग्रेन के बाहर। एक प्रोटेक्टिव, एक इनवलप जैसा भी वो चिपचिपा सा जो फ्लूइड है उसके ऊपर सूखता जाएगा, फूड एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आउटर मोस्ट लेयर भी बनाता है पोलन ग्रेन की, आउटर मोस्ट लेयर भी बनाता है पोलन ग्रेन की। और उसमें एक स्पेशल केमिकल भी होता है
जब ये टैपिटम का जूस इस पोलन ग्रेन के ऊपर टपकता है तो इस केमिकल में एक बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये शायद प्रकृति का वो सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो ऑर्गेनिक है, मतलब प्लांट के द्वारा तैयार किया गया एक केमिकल जो पोलन ग्रेन के बाहर आउटर एनवलप में पाया जाता है। ये स्पोरोपोलेनिन है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है केमिकल कि ये पोलन ग्रेन को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है। ना इसका डिकम्पोजिशन होगा पोलन ग्रेन का बहुत जल्दी, ना ही कोई ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो इसको डाइजेस्ट कर दें स्पोरोपोलेनिन को, ना एसिड में जल्दी खराब होता है ना बेस में जल्दी खराब होता है। मतलब एक पोलन ग्रेन फुली प्रोटेक्टेड इनवलप के अंदर पैक हो जाता है। तो स्पोरोपोलेनिन हमारा नेचर का सबसे स्टेबल सुपर स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड है जो टैपिटम सेल के द्वारा जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है तो ये केमिकल भी पोलन ग्रेन के ऊपर टपकता रहता है और पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में और थोड़ा सा बाद में हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक आपको ये टैपिटम और ये चारों लेयर के फंक्शन समझ में आए, ये आपको भी समझ में आया कि क्या क्या है। अब हम बात करेंगे इन स्पोरोजीनस टिश्यू को। ध्यान देना, अभी ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे हैं, शुरुआत में डिप्लॉयड सेल से बने हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम स्पोरोजीनस टिश्यू को ही केवल बनाएं, ये सेल अभी क्या है, सबके सब डिप्लॉयड सेल हैं और इनको हमने नाम दिया स्पोरोजीनस टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा, इसकी हर सेल को क्या कहेंगे, ईच एंड एवरी सेल। अगर इसकी सेल को हम बात करेंगे तो ये चूंकि पोलन बनाने वाली मदर सेल हैं, इसलिए हम इनको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। इनको हम पीएमसी पोलन मदर सेल भी कहेंगे। इनको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, ये टैपिटम से टपक रहा है इनको न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब हम एक डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं, ये वो डिप्लॉयड सेल है। जब पोलन मदर सेल यहां पर न्यूट्रिशन ले रही है तो इसको फिर डिवीजन करना है। पहले ये मियोसिस फर्स्ट करेगी, मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये 2 सेल बनेंगी। अब ये दोनों सेल कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई। फिर से इनमें एक एक डिवीजन और होगा जिसे हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड, और इस तरह से ये 4 सेल यहां पर बन जाती हैं। चारों के चारों हैप्लॉइड सेल हैं। यहां पर हो गया आपका मियोसिस सेकेंड। हर एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन अपने आप में कैसा होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। चूंकि ये 4 सेल आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई पाई जाती हैं इस तरह से, इसलिए इन चारों को हम टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड, ये थोड़ा दिमाग में शब्द रखना है। हाँ, इन चारों सेल को क्या बोलते हैं, टेट्राड। और जब ये मैच्योर हो जाती हैं सेल तो फिर ये डिहाइड्रेट होती हैं और फिर अलग अलग हो जाती हैं एक दूसरे से। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, चारों अलग अलग हो जाते हैं। और तब तक टैपिटम इनके ऊपर बहुत सारा जूस कवर चिपका चुका होता है। तो हर पोलन ग्रेन्स अपने आप में मैच्योर होने के बाद एक प्रोटेक्टिव इनवलप में बंद हो जाता है। ये आपका पोलन ग्रेन बना। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए 100 सेल हैं, अगर स्पोरोजीनस टिश्यू इसके अंदर 100 सेल हैं तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 400 पोलन ग्रेन बनेंगे। अगर मान लीजिए इस एंथर में 4 स्पोरेंजिया हैं और हर एक के अंदर अगर 100 पीएमसी सेल हैं, पोलन मदर सेल है 100, तो ये भी 400 पोलन ग्रेन बनाएगा, ये भी 400 पोलन ग्रेन बनाएगा, ये भी 400 पोलन ग्रेन बनाएगा और ये भी 400 बनाएगा। टोटल कितने बन जाएंगे,
1600 इतने पोलन ग्रेन एक एंथर से रिलीज हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा? वेरी गुड। अब एक चीज जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गया, वो एक और बता देता हूं, खास तौर पे जो हमारी इनरमोस्ट लेयर थी टेपिटम, वो टेपिटम की हर सेल जो ये थी, जो न्यूट्रिशन दे रही थी, एक्चुअली ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर, और हर एक सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस भी हो सकता है, होता ही है, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। आप बोलेंगे सर ये मल्टी न्यूक्लिएट क्यों हो गई? एक्चुअली ये एक सेल एक सिंगल न्यूक्लियस वाली थी, ये एक सेल सिंगल न्यूक्लियस वाली थी, ये एक सेल सिंगल न्यूक्लियस वाली थी। अगर ये तीनों फ्यूज हो गई तो अब देखिए ज्यादा साइटोप्लाज्म और 3 न्यूक्लियस वाली सेल बन गई। इस तरह से ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती हैं टेपिटम की, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, इसीलिए तो ये ज्यादा फूड बना सकती है और ये आराम से केमिकल को ड्रॉप करती रहती है। यहां पर ये न्यूट्रिशन भी देती है और साथ ही साथ स्पोरोपोलेनिन ये भी रिलीज करती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि यहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनाया गया। स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनाया गया? स्पोरोजीनस टिश्यू से बने पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन अपने आप में क्या है? माइक्रोस्पोर है। पोलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर। ये स्पोर बनाने वाला टिश्यू। तो स्पोरोफाइट ने क्या बनाए? स्पोर। स्पोरोफाइट पौधे ने क्या बनाए? स्पोर। तो स्पोर बनाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्पोर बनाने की प्रोसेस कहलाएगी स्पोरोजेनेसिस। अब आप बताओ, ये जो माइक्रोस्पोर हैं, माइक्रोस्पोर बनाए इसलिए इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच पोलन मदर सेल मेक पोलन ग्रेन। पोलन मदर सेल में होता है मियोसिस डिवीजन और जिससे बनते हैं पोलन ग्रेन के टेट्राड। ये प्रोसेस आपके कहलाएगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर दोबारा ये आप नहीं पूछना सर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, क्योंकि जब हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस देखेंगे तो वहां पर पहले हमको फीमेल का स्पोर बनाना पड़ेगा और उसे बोलेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान देना, जब हम फीमेल की बात करेंगे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, या मैं कहूं कि एक पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं। डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस डिवीजन होगा और एक सेल से 4 पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे और चारों टेट्राड के रूप में बनते हैं, जो मैच्योर होने के बाद चारों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से अब हम पोलन ग्रेन को भी देखते हैं कि पोलन ग्रेन कैसा होता है। तो एक अगर हम एक सिंगल पोलन ग्रेन को देखते हैं तो एक सिंगल पोलन ग्रेन चूंकि एक सेल है तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये, और इसके पास साइटोप्लाज्म होगा। सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी होगी इसके पास। ये सेल वॉल बनेगी आपके सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर। ये सेल वॉल है, ध्यान देना, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। अब टेपिटम ने हर एक पोलन ग्रेन के ऊपर केमिकल डिपॉजिट किया था न्यूट्रिशन देते समय, तो वो केमिकल और यहां पर डिपॉजिट देखने को मिलता है, कहीं कहीं चिपक गया, कहीं कहीं छूट गया, कहीं कहीं मौजूद है, कहीं कहीं
टपक गया, फिर यहाँ छूट गया, फिर यहाँ टपक गया, फिर यहाँ छूट गया, कुछ ऐसे ऐसे करके एक और एडिशनल कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं कि लगभग हर जगह पे तो चिपक गया है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेस, जैसे ये वाला पार्ट्स, ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर छूट गया है जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं मौजूद है, स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जा रहा है। बाकी और पूरी सरफेस पर स्पोरोपोलेनिन है, देखिए चारों तरफ है, केवल कुछ जगह पे छोड़ते हैं तो वहां पर नहीं है। अगर हम इन लेयर की बात करते हैं तो ये जो आउटर लेयर है उसमें खास तौर पे जो केमिकल है वो है स्पोरोपोलेनिन, और इस आउटर लेयर को हम पोलन ग्रेन की आउटर लेयर को बोलते हैं एक्जाइन, और इस पोलन ग्रेन की अंदर की लेयर को बोलते हैं इंटाइन। एक्जाइन और इंटाइन, और इसके अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और जो साइटोप्लाज्म में है ये आपका न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर है जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। जो जगह जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता उस जगह को हम जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जर्मपोर। जर्मपोर एक्चुअली पोलन ग्रेन का वो पार्ट है जहां किसी कारण से स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट नहीं हुआ। तो ये पूरा सरफेस एकदम स्ट्रांग है, पूरा कंप्लीट सुपर स्ट्रांग, केमिकल एंजाइम कोई इनको डिजोल्व नहीं कर सकता। फिर भी बीच बीच में कुछ रह गया, ये कमजोर जगह है, यहीं से पोलन ट्यूब निकल के आएगी बाद में, उस कमजोर जगह से ही पोलन ट्यूब निकल के आएगी। मतलब ये जर्मपोर होते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। अब ये आपका क्या बन गया, माइक्रोस्पोर बन गया। अब माइक्रोस्पोर क्या करेगा, स्पोर क्या करते हैं, स्पोर जर्मिनेशन करते हैं, और जब स्पोर जर्मिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, अब यहां बनेगा मेल गैमेटोफाइट। यहां पे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट के ऊपर बनेंगे गैमीट। तो अब ये जो सिंगल सेल वाला माइक्रोस्पोर है, एक्चुअली स्पोर है, तो इसको जर्मिनेशन करना पड़ेगा, इसको ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो ये ग्रोथ कैसे करता है वो हमको देखना है, और जब ये ग्रोथ करेगा तो गैमीट बनाएगा, मतलब हम गैमीटोजेनेसिस अब बात कर रहे हैं। पहले हम क्या बात कर रहे थे, स्पोरोजेनेसिस। पहले हमने स्पोरोजेनेसिस बात किया, अब हम यहां पर लगभग समझ रहे हैं कि गैमीटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, उस स्पोर से गैमीट कैसे बन रहे हैं। सर इतना खतरनाक था, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सीधा सीधा पढ़ रहे थे। तो भैया थोड़ा समझने की कोशिश करो, टाइम बहुत हो गया। ये आपका पोलन ग्रेन, ये हैप्लॉइड सेल, ये आपका साइटोप्लाज्म, और इस पर इंटाइन और एक्जाइन दोनों मैंने लगा दिया। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर होता है। अब ये है आपका माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को अब ग्रोथ करना है तो अंदर का न्यूक्लियस क्या करता है, दो में टूट जाता है। इसने अपनी सेल वॉल बना ली, और इसने तो ये पूरा स्पेस को ही ले लिया। ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये ग्रो कर रहा है, जर्मिनेशन कर रहा है, वहीं एंथर के अंदर ही कर रहा है, रिलीज होने से पहले। और हर एक पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल बन जाती हैं, एक छोटी सेल और एक पूरी कंप्लीट बड़ी सेल। एक्चुअली छोटी सेल बड़ी सेल में ही तैरती रहती है। इस छोटी सेल को हम बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। इसको क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। और इस बड़ी सेल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब ये पोलन ग्रेन लगभग 60% प्लांट में इस टू सेल स्टेज में रिलीज होता है, टू सेल स्टेज में ये रिलीज होता है, और फिर इसका होता है पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन फिर क्या होगा, ये और जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब के अंदर ये जनरेटिव सेल एक और डिवीजन करेगी, जिससे 2 जनरेटिव सेल बन जाएंगे, 2 जनरेटिव सेल बनेंगे और ये आपका वेजिटेटिव सेल रहेगा। ये कंप्लीट डेवलप हो गया, ये कंप्लीट डेवलप हो गया। हम कहेंगे कि एक माइक्रोस्पोर जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो फुली डेवलप्ड एक मेल गैमेटोफाइट बनता है, एक फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसके अंदर होती हैं 3 सेल और 3 सेल में से होते हैं 2 मेल गैमीट और होती है एक वेजिटेटिव सेल। तो इस तरह से ये फुली डेवलप्ड एक मेल गैमेटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है और इसी को हम बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। तो इसके बारे में कल और एक्स्ट्रा बात करेंगे। आई थिंक आज का टॉपिक कंप्लीट हो